बेदी फैमिली के घर पर। दिशा, मुझे यहीं उतार दो। मैं बहुत थक गई हूँ, अब सोने जाऊंगी। सिल्वी आज बहुत ज्यादा नाराज थी। पहले तो वो ध्रुव से नहीं मिल पाई थी, इसके ऊपर उसकी बहन ने उससे ऐसी बात कही थी जिसे कोई माँ अपनी बेटी के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसका मूड और भी ज्यादा खराब था। हालांकि दिशा ने कार गेट पर खड़ी की थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका अभी जाने का कोई इरादा नहीं था। दिशा ने जानबूझकर कहा, 1 मिनट रुको। सिल्वी थकी हुई थी और उसने पूछा, दिशा तुम अंदर क्यों नहीं आ जाती? हालांकि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, पर दिशा उसकी बहन थी। दिशा गेट पर खड़ी हो गई और सिल्वी के घर को देखने लगी। वो जाना नहीं चाहती थी या कोई और बात थी, सिल्वी को समझ में नहीं आ रहा था। सिल्वी को कुछ अजीब लग रहा था। पूछने पर दिशा ने जवाब दिया कि वो सिल्वी के घर का एक्सटीरियर डिजाइन देख रही है। सिल्वी को लगा कि अपनी बहन को ऐसे मना कर भगाना अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो भी गेट से टेक लेकर खड़ी हो गई और चुपचाप अपना फोन देखने लगी। फोन देखते देखते अचानक से उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। लग रहा था जैसे उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। उसने छटपटाते हुए दिशा की ओर देखा। दिशा की कुछ समझ में नहीं आया। उसने हैरानी से पूछा, सिल्वी, क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रही हो। क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? सिल्वी ने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तभी शगुन भी वापस आ गई। आते ही अपनी माँ और आंटी को गेट पर खड़ा देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, माँ, दिशा आंटी, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? शगुन आज बहुत खुश लग रही थी। उसकी आंखें, उसका सारा बदन खुशी से चमक रहा था, पर सिल्वी की आंखें गुस्से से जल रही थीं। शगुन को देखते ही वो शगुन को थप्पड़ मारने के लिए गुस्से से कांपती हुई आगे बढ़ी, पर उसका हाथ हवा में रह गया और वो कांपते हुए बेहोश हो गई। सिल्वी ने झट से आगे बढ़कर अपनी माँ को सहारा दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर शगुन पूरी ताकत से चीखी, माँ, माँ, क्या हुआ माँ? शगुन बेहद डर गई थी। दिशा भी तुरंत सिल्वी को सहारा देने के लिए आगे बढ़ी, पर तभी उसकी नजर सिल्वी के फोन पर गई। सिल्वी का फोन हाथ में लेते ही उसकी नजरों में अचानक गुस्सा, डर, फ्रस्ट्रेशन सब कुछ एक साथ दिखने लगा। अगले पल दिशा ने शगुन के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। शगुन दिशा आंटी के इस रिएक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने हैरानी से पूछा, दिशा आंटी, ये आप क्या कर रही हैं? दिशा ने उसकी तरफ फोन फेंकते हुए गुस्से में पूछा, बदतमीज, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने डायमंड हार्बर में क्या किया? फोन पर आयरलैंड न्यूज का फ्रंट पेज था। फ्रंट पेज पर शगुन का खूबसूरत फिगर साफ देखा जा सकता था। ये देखकर शगुन डर, गुस्से और हैरानी से थर थर कांप रही थी। बचपन से ही वो दिशा आंटी की सबसे प्यारी बच्ची थी। आज दिशा आंटी ने पहली बार उस पर हाथ चलाया था। ये नामुमकिन था। बेदी फैमिली में आज तक उस पर किसी ने हाथ नहीं चलाया था। वो घर में किसी राजकुमारी की तरह पली थी। उसे बहुत लाड प्यार से पाला गया था। लेकिन अब शगुन को एहसास हुआ कि उसकी आंटी ने सिर्फ उसे थप्पड़ ही नहीं मारा, बल्कि बहुत जोर से मारा था। फोन स्क्रीन पर नजर डालने के बाद शगुन की हालत भी अपनी माँ जैसी हो गई। ये कैसे हो सकता है? वहीं सभी टीवी चैनल इस खबर पर रिपोर्ट देने लगे थे। उसके वीडियो ब्लर कर लगभग सभी नेशनल चैनल पर चलाए जा रहे थे, जिसमें शगुन बेदी एक आदमी की बाहों में थी। कुछ फोटो भी दिखाए जा रहे थे जिन्हें ब्लर भी नहीं किया गया था। उनमें शगुन काफी सेक्सी लग रही थी। इस समय शगुन की आवाज भी नहीं निकल रही थी। बहुत हिम्मत कर उसने रोते हुए आंटी की तरफ देखकर पूछा, ये कैसे हो सकता है? पर दिशा बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी जैसी बेशर्म लड़की हमारी फैमिली में कैसे आ गई? दिशा बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, तुम कितनी बेशर्म हो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारी और बेदी फैमिली के बारे में सोचती रहती है, और तुम, ये नतीजा निकला तुम्हें इतने प्यार से रखने का, तुम पर विश्वास करने का। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम क्या है। एक वो निठल्ला बेकार इंसान, और एक तुम बेशर्म, बेहया। मोबाइल पर न्यूज चल रही थी, जिसे सुनकर शगुन ने कान पर हाथ रख लिए थे, क्योंकि न्यूज में जो कुछ भी बोला जा रहा था वो इस वीडियो से भी ज्यादा बुरा था। उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। आमतौर पर वो उस जगह पर अकेली होती थी। डायमंड हार्बर का वो कोना बचपन से ही शगुन को पसंद था। वहाँ कोई आता जाता नहीं था। शगुन ने अपनी गलती मान ली और ये भी माना कि शराब पीने के बाद वो अपने कंट्रोल में नहीं थी। और ये सच था कि वो बहुत नशे में थी। लेकिन लोगों को कैसे पता चला? ये फोटो वीडियो किसने बनाए? इतनी जल्दी सब कुछ मीडिया में कैसे आ गया? शगुन को सोचकर ही अपने आप से घिन आ रही थी कि उसे ऐसा करते कितने लोगों ने देख लिया होगा। वो लगभग टूट गई थी। शगुन बार बार अपनी बेसुध पड़ी माँ को हिला हिला कर रोते हुए कह रही थी, माँ, आई एम सॉरी। मामा, मुझे माफ कर दो। सिर्फ एक रात में इस वीडियो ने पूरे आयरलैंड में हंगामा मचा दिया था। जब शगुन बेदी की तस्वीर सामने आई तो आयरलैंड मीडिया पर न्यू कमर व्यूअर्स के नंबर्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सभी फोरम, वेबसाइट और सोशल एप्स उबल रहे थे। इन सब से जुड़े लोग ओवरटाइम कर रहे थे। देखिए शगुन बेदी की धमाकेदार तस्वीरें। इंटरनेट पर ऐसे लोग भी थे जो शगुन की तस्वीरें खरीदने के लिए हजारों डॉलर्स खर्च करने को भी तैयार थे। जहाँ तक वीडियो की कीमत की बात है
तो इसकी कीमत सैकड़ों हजारों डॉलर्स तक पहुंच गई थी। आयरलैंड में हर शख्स शगुन बेदी को देखना चाहता था। लोग शगुन के वीडियोस के लिए मरने को तैयार थे। उधर सोशल मीडिया में जो कुछ फोटोज आ पाई थी उसके नीचे भद्दे भद्दे कमेंट्स आ रहे थे। वीडियो क्यों नहीं आया अभी तक? अगर किसी के पास वीडियो हो तो मैं पैसे देने को तैयार हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शगुन के साथ वो शख्स कौन है। उन लोगों ने उस आदमी की तस्वीर क्यों नहीं दिखाई? भाइयों, उस आदमी ने तुम्हारी भाभी के साथ देखो क्या किया। हमें इस आदमी को मारना होगा। उस आदमी का शुक्र मनाओ जिसके कारण ये फोटो देखने को मिल रही है। लिंक प्लीज। कमेंट सेक्शन में जमकर डिस्कशन हो रहा था। ऐसा लगा कि शगुन के घर आने तक सारी दुनिया को ये बात पता चल गई थी। वहीं लड़कियों के कमेंट्स तो और भी ज्यादा खतरनाक थे। She is such a flirty woman. Flirty नहीं, shameless. क्या डायमंड हार्बर में ये सब करना जरूरी था? वो कहीं और भी तो जा सकती थी। How disgusting. उसके जैसी लड़कियां पूरे समाज को खराब करती हैं। तुम समाज की चिंता मत करो। उस बेचारे का वही मूड बन गया तो वो क्या करे? ये सब तो कुछ नहीं। कुछ यूट्यूबर्स तो डायमंड हार्बर में खड़े होकर रीपोस्टिंग भी कर रहे थे। अचानक वो कोना जिसे कोई नहीं जानता था एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया था। ये बातें बहुत तेजी से फैलती हैं। देखते देखते ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। थोड़ी देर बाद लोगों का ध्यान शगुन से उस आदमी पर आ गया जो शगुन के साथ था। थोड़ी देर बाद बेदी फैमिली के बटलर को एक फोन आया। इस मामले पर डिस्कशन करने के लिए बेदी फैमिली के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करो, अभी तुरंत। बटलर अच्छे से जानता था कि मामला काफी सीरियस हो चुका था और इसका असर बेदी फैमिली पर ही नहीं होगा बल्कि इस साल की एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस पर भी इसका असर दिखाई देगा। कॉल के आते ही बटलर सीधे सिल्वी से बात करने चल दिया। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया और तुमने मुझसे ऐसे बदला लिया बेटा। सिल्वी ने शगुन की तरफ देखकर कहा। होश में आने के बाद सिल्वी का चेहरा बहुत बुरा लग रहा था। उसे संभलने में काफी समय लग गया और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शगुन ने अपनी माँ की बाह पकड़ ली। वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने रोते हुए माँ से कहा, माँ, मैं सच में गलत हूँ। मैं बहुत नशे में थी। सिल्वी का चेहरा काला पड़ गया था। वो अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मार रही थी। वो रोते हुए खुद को ही कोस रही थी। सारी गलती मेरी ही है। मैंने तुम्हारी सारी करतूतें सुनी थी। तुम कठौता में क्या गुल खिलाकर आई हो मुझे खबर लगी थी, पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं अपनी बेटी पर भरोसा करती थी। वो अपने चेहरे पर जोर जोर से मार रही थी। सिल्वी बहुत जोर से रो रही थी और उसकी आवाज टूट गई थी। वो खुद को इतनी जोर से थप्पड़ मार रही थी जैसे कि वो अपने दुश्मन को थप्पड़ मार रही हो। शगुन से ये देखा नहीं गया। उसने माँ को रोकने की कोशिश की तो सिल्वी जोर से चिल्लाई, दूर हो जाओ मुझसे। अब मैं क्या करूं? मैं बेदी और बाफना परिवार को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं किसी का सामना कैसे करूंगी? तुम मेरी लड़की होकर भी इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? सिल्वी को ऐसा करता देखकर शगुन और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। शगुन अपने भाई बहन, अपने पापा, अंकल आंटी का सामना कैसे करेगी? उसी समय बेदी फैमिली का बटलर भी आ गया। घर के गेट पर ही ये नजारा देखकर वो डर गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी बात कहे। बटलर ने कांपती आवाज में निहायत ही प्रोफेशनल अंदाज में कहा, मैडम, फैमिली के बड़े लोग हमसे बात करना चाहते हैं। उसे डर था कि इस समय वो सिल्वी को और भी ज्यादा नाराज ना कर दे, इसलिए बोलते समय उसने एक बार अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई रोबोट मैसेज पढ़ रहा हो। सिल्वी ने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर बेचार की थी। वो ऐसे में किसी का सामना कैसे कर सकती थी? पर फिर भी सिल्वी ने एक आह भरते हुए कहा, गॉट इट। बटलर को आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो वहीं खड़ा रहा और इंतजार करता रहा। अंत में सिल्वी ने अपने आप को शांत कर अपना सिर उठाया। फिर उसने शगुन की ओर देखकर कहा, गेट आउट। शगुन का शरीर थर थर कांप रहा था, पर सिल्वी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने दहाड़ते हुए कहा, बेदी फैमिली में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वो एक माँ थी और ऐसे नाजुक समय में अपनी लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं शगुन कुछ गलत ना कर बैठे। उसकी नजर में शगुन अभी भी बहुत इम्मेच्योर थी और बच्ची थी, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए थोड़ा पनिश करना जरूरी था। सिल्वी ने फिर कहा, अगर तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती तो तुम बेदी फैमिली की मेंबर भी नहीं रह सकती। सिल्वी को लग रहा था कि बेदी फैमिली इस समय कुछ नहीं कर सकती थी। शगुन बेदी की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। ऐसे समय में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। ऐसे समय में कोई भी इस तरह की खबर के लिए तैयार नहीं था। सिल्वी को लग रहा था कि इस समय केवल एक ही शख्स शगुन की खबर को शांत कर सकता था और वो था प्रतीक। तभी पारस भी आ गया। आते ही गेट पर उन सभी को देखकर उसने हैरानी से पूछा, क्या चल रहा है? तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जब पारस ने देखा कि दरवाजे पर मजमा लगा है तो उसने सिल्वी को देखकर पूछा। सिल्वी ने गुस्से में कहा, आओ आकर अपनी बेटी से पूछो क्या गुल खिला कर आई है। देखो इसे, पूछो इसने क्या किया है। पारस ने मोबाइल स्क्रीन पर वो फोटो देखा तो वो भी परेशान हो गया था।
जो तस्वीरें मीडिया में आई थी वो तब भी कुछ ब्लर थी, पर जो वीडियो चलाए जा रहे थे वो तो और भी बुरे होंगे, ये सोचकर ही उसकी खोपड़ी डर से झनझना रही थी। ये क्या? पारस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इस समय उसे सबसे ज्यादा चिंता अपनी बेटी की इज्जत की थी। वहीं पारस को देखकर सिल्वी को कुछ हिम्मत मिली। उसने पारस से कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हायर पोस्ट में बैठे लोग हमसे बात करने वाले हैं। मुझ में किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं है। पारस, तुम संभालो। मुझे लगता है कहीं जाकर मर जाऊं, पर इसका क्या होगा? सिल्वी ने शगुन की तरफ इशारा करते हुए कहा और दरवाजा पटकते हुए घर के अंदर चली गई। वहीं पारस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये नामुमकिन था कि वो हायर पोस्ट में बैठे लोगों से बात करने से इनकार कर दे या बात ही ना करे। पारस को जाना ही पड़ा। वो बटलर को साथ लेकर चला गया। वहाँ दिशा और शगुन ही रह गए थे, तो दिशा ने शगुन की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, इट्स ओके शगुन, तुम अभी जवान हो, इसलिए गलतियां हो जाती हैं, मैं समझ सकती हूँ, पर चिंता मत करना। ऐसे समय में बहुत समझदारी से काम लिया जाता है। अभी कोई गलती मत करना। दिशा ने शगुन के सिर पर हाथ फेरा। हालांकि उसकी बातें बहुत खोखली थीं, इसलिए शगुन को कोई राहत महसूस नहीं हुई। शगुन बगल में एक चट्टान पर बैठ गई। उसने ध्रुव को कॉल करने की कोशिश की। उधर होटल लौटने से पहले ध्रुव निहाल के साथ बातचीत कर रहा था। अब जाकर उसे थोड़ा आराम करने का समय मिल पाया था, पर तभी शगुन की कॉल आ गई। जब ध्रुव ने शगुन को फोन पर रोते हुए सुना तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उठकर खड़ा हो गया। ध्रुव ने हैरानी से पूछा, क्यों रो रही हो? What's wrong with you? क्या हुआ, बोलो तो। दूसरी ओर शगुन ने सिसकते हुए कहा, क्या तुमने न्यूज देखी? ध्रुव ने तुरंत टीवी ऑन किया। जब उसने न्यूज देखी तो वो भी चौंक गया। उसने गुस्से में अपने दिल में गाली बकते हुए कहा, आखिर ये किसने किया? उस वक्त उन दोनों में से किसी को समझ में नहीं आया कि ये वीडियो नहीं था, बल्कि कई एंगल से बनाई गई एक पूरी फिल्म थी। ये किसी प्रोफेशनल का काम था। ध्रुव को इतना साफ समझ में आ रहा था कि ये एक वेल प्लान्ड गेम था। किसी ने बहुत सफाई से सारी प्लानिंग की थी। ध्रुव ने शगुन को हिम्मत देते हुए कहा, शगुन, तुम चिंता मत करो, मैं इस मैटर को देख रहा हूँ। पर शगुन को ध्रुव की बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। शगुन को समझा बुझाकर फोन रखने के बाद ध्रुव ने तुरंत निहाल को फोन कर सारी बातें समझाई और अंत में कहा, निहाल, चाहे कुछ भी हो जाए, आयरलैंड के लोग न प्रेस रिपोर्टर न ही कोई और, कोई भी बेदी फैमिली के पीछे नहीं आना चाहिए। वैसे पता करो कि प्रेस को ये खबर किसने दी थी। ध्रुव के बात करने के अंदाज से पता चल रहा था कि ध्रुव कितने गुस्से में था। निहाल ने अपने प्रोफेशनल अंदाज में कहा, समझ गया सर, बेफिक्र रहें, मैं देखता हूँ। निहाल से बात करने के बाद भी ध्रुव अभी तक शांत नहीं हो पा रहा था। वो मन ही मन उबल रहा था। शगुन मेरे साथ थी, किसकी इतनी हिम्मत हो गई? हाउ डेयर दे फिल्म्ड माय गर्ल। वो मौत को दावत दे रहे हैं। शगुन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, किसी ने जानबूझकर ये किया है, मैं इसे संभाल लूंगा। निहाल से बात करने के बाद ध्रुव ने फिर से शगुन को कॉल कर हिम्मत देने की कोशिश की। शगुन ध्रुव के साथ अपना फ्रस्ट्रेशन शेयर करना चाहती थी। कोई मूर्ख भी बता सकता था कि ये किसी ने जानबूझकर किया था, और ये बात भी सामने आ गई थी कि कोई उन दोनों का पीछा कर रहा था, और ऐसा करने के पीछे उसका असली मकसद अभी तक समझ में नहीं आया था। और शगुन के लिए ये बहुत मुश्किल भरा समय था। ध्रुव ने पूरी कोशिश की कि वो शगुन की उम्मीद टूटने न दे, पर शगुन को ध्रुव के ऊपर विश्वास नहीं हो पा रहा था। वो जानती थी कि ध्रुव इस मुसीबत को सॉल्व नहीं कर सकता था। शगुन से पहले भी इस तरह के स्कैंडल मीडिया में आए थे, पर किसी में भी इतनी साफ तस्वीरें नहीं आई थी। इसके अलावा एक बात और भी थी, शगुन कोई एंटरटेनमेंट सेलिब्रिटी नहीं थी, वो एक बिजनेस फैमिली से थी, इसलिए लोग उसके पिक्चर्स और वीडियोस में काफी इंटरेस्ट ले रहे थे। शगुन जानती थी कि ध्रुव आयरलैंड में किसी को नहीं जानता था, तो भला वो इस मैटर को कैसे सॉल्व कर पाएगा। आयरलैंड मीडिया को बड़े बड़े कैपिटलिस्ट्स चलाते थे, इसलिए यहाँ के हाई रैंक ऑफिसर्स भी मीडिया को रोक नहीं पाते थे। अभी शगुन कुछ कह पाती, तब तक ध्रुव ने उससे कहा, मैं अभी तुम्हें लेने के लिए किसी को भेज रहा हूँ, तुम सबसे पहले यहाँ मेरे घर आ जाओ, और जब तक सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता यहीं रहना। ध्रुव की बात सुनकर शगुन काफी हैरान थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ध्रुव उससे ऐसा कहेगा। पर ध्रुव की बात खत्म होते ही बेदी फैमिली के गेट पर एक गाड़ी दिखाई दी। निहाल शगुन को लेने आ गया था। निहाल ध्रुव से कुछ दिन पहले ही आयरलैंड आ गया था, क्योंकि उस समय तक ध्रुव को अपना पासपोर्ट नहीं मिला था। निहाल शगुन के पास जाकर पूरी इज्जत के साथ झुककर उसे ग्रीट कर बोला, क्या आप ही मिस बेदी हैं? शगुन ने हाँ के अंदाज में सिर हिला दिया। शगुन के हाँ सुनकर निहाल ने प्रोफेशनल पोलाइटनेस के साथ कहा, प्लीज कार में बैठिए मैम, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। जब शगुन ने निहाल की ओर देखा तो वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे निहाल को उसने पहले भी कहीं देखा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। अंत में शगुन निहाल से किसी अजनबी की तरह पेश आ रही थी। निहाल टैक्सी लेकर आया था। शगुन ने टैक्सी देखी तो हैरानी से निहाल की तरफ देखा। शगुन के चेहरे को पढ़कर निहाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस बेदी, आई एम सॉरी, मैं आज एक जरूरी काम में बिजी था,
जब मिस्टर गिल ने मुझे आपको लाने को कहा उस समय मेरा ड्राइवर खाना खा रहा था, इसीलिए मैंने ये टैक्सी ली और तुरंत चला आया। निहाल की बात सुनकर शगुन को विश्वास हो गया कि निहाल जरूर ध्रुव का करीबी होगा। उन दोनों के बात करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा था और दोनों खुद को कूल दिखाने की कोशिश करते थे। इसके बाद शगुन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कार में बैठ गई। कार में बैठने के बाद उसने निहाल से कहा, असल में मुझे पैसों की परवाह नहीं है। बेदी फैमिली के पास बहुत पैसा है। भले ही मेरी फैमिली मुझे एक पैसा न दे, फिर भी मैं अपने दम पर पैसा कमा सकती हूँ। जहाँ तक बात मेरी इज्जत की है। इतना कहकर शगुन रुक गई। फिर उसने धीरे से कहा, हालांकि आज रात ये सब कुछ मेरी गलती के कारण हुआ था, लेकिन मुझे ध्रुव पसंद है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। जिस जगह ध्रुव और शगुन बैठे थे उस जगह के बारे में शगुन के अलावा कोई और नहीं जानता था। इसलिए कह सकते हैं कि शगुन की लापरवाही के कारण ही ये स्कैंडल सामने आया था। निहाल ने शगुन को समझाते हुए कहा, ये अच्छी बात है कि आप इन बातों को माइंड नहीं करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ध्रुव सर आपके बारे में सही थे, लेकिन निहाल ने आगे कहने से पहले अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, लेकिन मिस्टर गिल असल में काफी पैसे वाले इंसान है। वो किसी राजा के बराबर अमीर हैं। निहाल की बातें सुनने के बाद शगुन ने उससे कोई बात नहीं की। उसे बस यही लग रहा था, ध्रुव और उसका ये करीबी रिश्तेदार दोनों एक नंबर के हवाबाज थे। वो पैसे वाला दिखने की काफी कोशिश करते थे, पर दोनों की एक्टिंग काफी बचकानी थी। एक को मालिक बनना पसंद था, जबकि दूसरे को उसका बटलर बनना। उधर बेदी फैमिली के घर में पारस फैमिली के बड़े लोगों के साथ फेस टू फेस बात करने के लिए अकेला ही आया था। पारस से बात करने के लिए फैमिली ने विराट योदर को भेजा था, जो एक डिपार्टमेंट का टॉप लेवल का अधिकारी था। पारस ने कमरे में जाने के साथ ही विराट को ग्रीट करते हुए कहा, मिस्टर योदर, आपको आधी रात में परेशान करने के लिए माफी चाहूंगा। इतना कहकर पारस ने अपना कोट उतार कर एक तरफ रख दिया। कमरे में चारों ओर देखने के बाद पारस को काफी हैरानी हुई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आमतौर पर ऐसी मुलाकात ऑफिस में होती थी, पर योदर ने उसे अपने ऑफिस के बजाय डिनर टेबल पर बात करने के लिए बुलाया था। हालांकि बेदी फैमिली बड़ी फैमिली थी और आयरलैंड में उसका एक रुतबा था, पर आज पहली बार पारस को विराट योदर के साथ डिनर करने का मौका मिला था। पारस को ऐसे हिचकिचाता देखकर विराट ने कहा, पहले ही काफी देर हो चुकी है, इसलिए मुझे लगा ऑफिस की बजाय साथ में डिनर करते हुए बात करनी चाहिए। हम लोग एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं, पर कभी साथ में डिनर करने का मौका नहीं मिला। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम शुरू करें। डिनर के लिए पूछते समय भी विराट काफी पोलाइट था। विराट को इतने पोलाइट तरीके से बात करता देख पारस के पास शब्द नहीं थे। वो काफी अच्छा फील कर रहा था, साथ ही साथ वो थोड़ा कंफ्यूज भी था। विराट प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट का हेड था। आमतौर पर लोगों को लगता था कि ये कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट था, पर सच्चाई ये थी कि वही लोग ज्यादातर चीजों को कंट्रोल करते थे। वही थे जो आयरलैंड की इमेज आज तक कायम रखे हुए थे। दूसरे शब्दों में, अगर विराट को लगेगा कि आज की घटना से आयरलैंड में ज्यादा हलचल मच जाएगी, तो वो पारस की बेटी को ब्लैकलिस्ट में भी डाल सकता था। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरी बेदी फैमिली पर भी पड़ेगा, और तब बेदी फैमिली अग्रवाल फैमिली के निशाने पर होगी। ये सब सोचते ही पारस को लग रहा था कि उसकी पत्नी सिल्वी इतनी गलत भी नहीं थी। उसे हर चीज की फिक्र रहती थी, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। पारस ने आगे बढ़ते हुए कहा, मिस्टर योदर, असल में तो मुझे आपको डिनर के लिए इनवाइट करना चाहिए। पारस अपनी तरफ से पोलाइट था, पर विराट योदर ने मुस्कुरा कर कहा, वेल, ये सिर्फ एक डिनर है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इनवाइट करते हो या मैं। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसकी आंखें बंद हो गईं। विराट की बात सुनकर पारस हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि विराट इतना अच्छा इंसान होगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विराट ने उसे यहाँ किस लिए बुलाया था। इसके बाद दोनों ने साथ में ड्रिंक ली, डिनर किया, पर विराट ने आज के वाकये के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। डिनर के बाद पारस को उसके घर वापस भेज दिया गया। वापस लौटते समय भी वो कंफ्यूज था। क्या विराट के लिए शगुन की ये खबरें कोई मायने नहीं रखती? उधर पारस के घर में सिल्वी ने रो रो कर अपना हाल बुरा कर रखा था। अब उसे शगुन की चिंता हो रही थी। भले ही उसकी अपनी बेटी उम्र के इस पड़ाव पर गलती कर बैठी हो, पर वो जो भी है तो उसकी बेटी, उसका अपना ही खून। सिल्वी बेदी फैमिली को इस तरह गिरते हुए नहीं देख सकती थी। सिल्वी को कुछ सूझ नहीं रहा था, क्या करे क्या ना करे। अंत में उसने अपना फोन निकाला और प्रतीक को फोन लगा दिया। कॉल कनेक्ट होते ही सिल्वी ने प्रतीक का नाम ऐसे लिया जैसे कोई अपने सबसे करीबी को मदद के लिए बुलाता हो। सिल्वी की आवाज की घबराहट को सुनते ही प्रतीक ने तुरंत पूछा, मिसेस बेदी, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? सिल्वी ने प्रतीक से हिचकिचाते हुए पूछा, प्रतीक, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। प्रतीक, अभी तक आपको शगुन की खबर मिल गई होगी। सिल्वी ने हिचकिचाते हुए कहा। जवाब में प्रतीक ने हैरानी जताते हुए बताया कि उसे कोई जानकारी नहीं थी। ये सुनकर सिल्वी का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने अपने आप से कहा, क्या इसे अब तक शगुन की खबर नहीं मिली? खैर, देर सबेर इसे पता चल ही जाएगा। ये सोचकर सिल्वी ने हिम्मत जुटाकर प्रतीक को बताया
आप अभी भी नहीं जानते कि समथिंग हैपन टू शगुन? इतना कहते ही सिल्वी को एहसास हुआ कि उसकी बेटी शगुन बर्बाद हो गई थी, क्योंकि कौन सा मर्द ऐसी लड़की के साथ शादी करेगा जिसका वीडियो वायरल हो गया हो, कई टीवी चैनल्स ने उस पर रिपोर्ट बना दी हो। प्रतीक ने हैरानी के साथ पूछा, साथ ही उसने अपने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया। उसे मीडिया नोटिफिकेशन भी मिल रहे थे। प्रतीक ने नजर डाली और पाया कि इस समय लगभग सभी मीडिया में एक ही न्यूज चल रही थी, बेदी फैमिली की सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। सिल्वी के पास मदद मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। उसने रोते हुए कहा, प्रतीक, मेरी बेटी शगुन बहुत भोली है, उसे कुछ नशीली चीज दी गई है। मैं उसे सबसे अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा कैसे कर सकती है? हाल ही में हमारी फैमिली को काफी कुछ बर्दाश्त करना पड़ा था। प्रतीक ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि सिल्वी क्या कह रही थी, क्योंकि उसके फोन की स्क्रीन पर शगुन की न्यूड फोटो आ गई थी। बस उसे एक नजर देखने के बाद ही प्रतीक अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं पाया। उसके मन में शगुन को पाने की हसरत जाग गई थी। उसे आज तक लगता था कि शगुन अपनी ड्रेसेस के कारण इतनी खूबसूरत लगती थी, पर उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो बगैर कपड़ों के भी इतनी खूबसूरत हो सकती है। प्रतीक को शगुन पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसे लग रहा था कि अब वो शगुन को आसानी से पा सकता था। उसने अब तक सुना नहीं था कि सिल्वी क्या कह रही थी। उसने बस सिल्वी को जवाब दिया, मिसेस बेदी, मैं शगुन को अच्छी तरह से जानता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि ये सिर्फ ड्रग्स के कारण नहीं है। आप चिंता मत करो, मैं उस आदमी का भी पता लगाऊंगा। ये कहने के बाद प्रतीक मन ही मन मुस्कुराने लगा। वहीं सिल्वी ने जब प्रतीक की बात सुनी तो खुशी से बोली, थैंक यू प्रतीक, मैं बहुत परेशान थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हारे अलावा किससे बात करूं। शगुन किस्मत वाली है कि वो तुम्हें जानती है। सिल्वी की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी बेटी को प्रतीक के साथ मिलाने की कोशिश कर रही थी। फोन रखने के बाद प्रतीक पागल सा हो गया था। उसे गुस्सा भी आ रहा था और वो एक्साइटेड भी था। उधर पारस घर वापस आ चुका था। उसे देखकर सिल्वी ने ठंडी आह भरते हुए कहा, हाँ, वो लोग हमारी फैमिली को ब्लैकलिस्ट करना चाहते हैं, है ना? देखो तुमने क्या किया। पारस ने सिल्वी को समझाते हुए कहा। नहीं, वहाँ किसी ने मुझसे इस बारे में बात नहीं की। सिल्वी को पारस की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए सिल्वी ने फिर से पूछा, मिस्टर योदर ने इस मामले पर बात क्यों नहीं की, जबकि उन्होंने ही तो तुम्हें फेस टू फेस बात करने के लिए बुलाया था। पारस नशे में था और उसे केवल एक ही बात याद थी कि विराट योदर ने उससे केवल एक बात पूछी थी। उसने सिल्वी को बताया, विराट ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं ध्रुव नाम के किसी शख्स को जानता हूँ। पारस की बात पर सिल्वी ने पूछा, बस इतना ही पूछा? जवाब में पारस ने कहा, हाँ, बस इतना ही। सिल्वी को अभी भी पारस की बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था। उसने फिर से पूछा, ये नामुमकिन है कि विराट केवल एक सवाल ही पूछे, तुमने कितनी शराब पी है? तुम जिस काम के लिए गए क्या वो भी भूल गए? सिल्वी हैरान थी। उसे लग रहा था कि पारस ने फिर से कोई गड़बड़ कर दी है। पारस ने जवाब में कहा, मैंने बहुत ज्यादा शराब नहीं पी थी। हमने कई चीजों के बारे में बात की। मैंने ध्यान दिया विराट को और किसी बात में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर जब हमने ध्रुव के बारे में बात की तो उनकी आंखों में चमक आ गई। पारस बहुत नशे में था। सिल्वी उसकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे किसी कचरे की तरफ देख रही हो। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पारस इतना लापरवाह कैसे हो सकता था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और ऐसा लगता था जैसे वो रोने वाली हो। घर में केवल पारस और सिल्वी ही थे। पारस सोफे पर सो गया था। उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। सिल्वी उसे इग्नोर कर फिर से न्यूज देखने लगी। उसे डर था कि कहीं मीडिया कोई और बड़ी खबर ना दिखा दे। वहीं प्रतीक के घर में प्रतीक आराम से कुर्सी में अधलेटा पड़ा था। उसका बटलर घबराया हुआ पास में खड़ा था। प्रतीक की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। वो अपने एक्साइटमेंट और गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने बटलर को समझाते हुए पूछा, देखो, सबसे पहले वीडियो में दिख रहे आदमी को ढूंढो। मैं चाहता हूँ कि उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो। उसे मारना मत। मैं उसे टॉर्चर कर तिल तिल कर अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। बटलर के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने गहरी सांस ली क्योंकि प्रतीक ने उससे कहा था तो उसे ये काम करना ही था। प्रतीक ने आगे कहा, दूसरा, इन रिसोर्सेज को ब्लॉक करो। मैं अकेला ही ये सब देख सकता हूँ। अंडरस्टैंड? यही कारण था कि प्रतीक इतना एक्साइटेड था। वो इंतजार नहीं कर पा रहा था कि शगुन कैमरे के सामने कितनी सुंदर लग रही थी। प्रतीक ने आगे कहा, तीसरा, प्रेस से ये खबर हटाने के लिए कहो। प्रतीक की तीनों डिमांड सुनकर बटलर का चेहरा पीला पड़ गया। तीनों डिमांड को पूरा करना बहुत कठिन था। बटलर ने थोड़ा झेपते हुए कहा, सर, मुझे जानकारी मिली है कि आयरलैंड प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट पहले ही बेदी फैमिली के साथ बात कर चुका है। मुझे लगता है कि इस मामले को निपटाना इतना आसान नहीं है। अगर वो लोग आयरलैंड में ना होते तो शायद इस मामले से निपटना आसान होता, पर आयरलैंड में ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल था। प्रतीक बटलर के मुंह से ना सुनने के मूड में नहीं था। उसने फिर से कहा, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो अपनी अर्थी का सामान भी तैयार रखना, समझे? बटलर जानता था कि प्रतीक कोई धमकी नहीं दे रहा था। उसने डर से कांपते हुए कहा, ओके सर,
मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बटलर ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। जब इस तरह की बात आती थी तो हर मिनट गिना जाता था। प्रतीक ने नोटिस किया कि 5 मिनट से भी कम समय में ही न्यूज हेडलाइंस हटा दी गई थी। वहीं सिल्वी ने भी देखा कि न्यूज हटा दी गई थी। जब सिल्वी ने ये देखा तो उसने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद सिल्वी ने प्रतीक को दोबारा फोन किया। सिल्वी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, प्रतीक, आप सच में काफी इन्फ्लुएंशियल हैं। मैं देख रही हूँ कि सारी शगुन से जुड़ी न्यूज हटा दी गई हैं। दूसरी ओर प्रतीक खुद भी परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आयरलैंड में इतना ताकतवर कौन है जो सारी न्यूज को इतनी आसानी से दबा सकता था। इतना ही नहीं, जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक सेलिब्रिटी के बारे में गॉसिप शुरू हो गई थी। और फिर भी प्रतीक सिल्वी को ये नहीं बता सकता था। वेल मिसेस बेदी, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। प्रतीक ने नकली मुस्कान के साथ कहा, जिसके जवाब में सिल्वी ने कहा, प्रतीक, मुझे आज समझ में आया कि शगुन की जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं। काश वो आप जैसे किसी इंसान से मिली होती। सिल्वी ड्रामा करने में माहिर थी, पर प्रतीक को उसके मन की बात सुनने को मिल गई थी। सिल्वी शगुन और प्रतीक को मिलाना चाहती थी। सही कहें तो सिल्वी जानती थी कि प्रतीक शादीशुदा है। इसके बाद भी वो अपनी बेटी को प्रतीक की दूसरी पत्नी बनाने को तैयार थी, जिस पर प्रतीक ने हामी भर दी थी। तभी प्रतीक को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका बटलर भागता हुआ उसी की तरफ आ रहा था। सिल्वी ने जब देखा कि प्रतीक कुछ नहीं कह रहा तो तुरंत बोली, अच्छा होगा कि आप कल मेरे घर खाने पर आइए। मैं शगुन को आपके लिए खाना बनाने के लिए कहूँगी। शगुन बहुत अच्छा खाना बनाती है। जब प्रतीक ने सुना तो वो तुरंत राजी हो गया। जरूर मिसेस बेदी, मैं कल जरूर आऊंगा। इसके साथ ही दोनों ने एक दूसरे से विदा ली और फोन काट दिया। कॉल के बाद सिल्वी ने एक गहरी सांस ली और सोफे पर ऐसे लेट गई जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम पूरा कर लिया हो। सिल्वी को लग रहा था कि शगुन का प्रतीक से शादी करना और उसकी दूसरी पत्नी बनकर रहना ध्रुव के साथ रहने से बेहतर था। थोड़ी देर में ही प्रतीक का बटलर उसके सामने खड़ा था। बटलर के चेहरे पर 12 बजे थे। उसको देखते ही प्रतीक ने तुरंत पूछा, क्या तुमको कुछ मिला? उसे कुछ भी जानकारी नहीं दी गई थी। यहाँ तक कि ये जानते हुए भी कि वो प्रतीक का बटलर है, आयरलैंड के किसी भी ऑफिसर ने उसे अंदर तक जाने नहीं दिया। उसने इस मामले की जांच के लिए आयरलैंड मीडिया से इजाजत मांगी थी, लेकिन उन्होंने भी उसे मना कर दिया था। बटलर ने सिर नीचे करके सारी बातें प्रतीक को बताने के बाद अंत में कहा, आई एम सॉरी सर, मैं कोई जानकारी नहीं जुटा पाया। बटलर ने लाचारगी के साथ कहा। प्रतीक को लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया है, लेकिन अब तक शगुन की खबर फोन के सभी सॉफ्टवेयर और यहाँ तक कि कुछ अनऑफिशियल चैनलों से भी हटा दी गई थी। कई सोशल मीडिया ने तो इस खबर को गलत बताकर माफी भी मांग ली थी। प्रतीक ने अपनी भौएं चढ़ाते हुए कहा, मैंने तो सुना है कि आयरलैंड मीडिया केवल पैसों के लिए काम करती है। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उसका बटलर खाली हाथ वापस आया था। प्रतीक के सवाल पर बटलर ने मुंह लटकाकर कहा, हाँ सर, मैं भी ये सोचकर उलझन में हूँ। इसके अलावा प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट ने भी बेदी फैमिली से बात कर ली थी। इसके पीछे कौन है? मीडिया से इस बारे में पूछने पर भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इस खबर से जुड़ी किसी भी जानकारी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। बटलर की बातें सुनकर प्रतीक गहरी सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि शगुन को मुझसे बेहतर कोई मिल गया है? प्रतीक ने मन ही मन सोचा, पर अगले ही पल ये ख्याल उसके मन से गायब हो गया। आयरलैंड में उससे बेहतर कौन हो सकता था? उससे बेहतर केवल अग्रवाल फैमिली थी। बेदी फैमिली को अग्रवाल फैमिली से मिलाने के पीछे असल में वो बेदी फैमिली की मदद कर उनके करीब आना चाहता था। आज यही कारण था कि वो शगुन से जुड़ी इस खबर को छुपाने में बेदी फैमिली की मदद करना चाहता था। शगुन उसकी थी और उसे पाने के लिए प्रतीक कुछ भी करने को तैयार था। उसने बटलर से पूछा, चलो कोई बात नहीं कि तुम प्रेस को संभाल नहीं पाए, पर तुमने उस आदमी के बारे में पता लगाया नहीं? क्या उसका पता चला? प्रतीक अपने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए एक दिन का भी इंतजार नहीं करना चाहता था। उस आदमी को आज ही मरना होगा। प्रतीक के सवाल पर बटलर ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उसका पता लगा लिया है। उसका नाम ध्रुव है। वो दिल्ली से आया है और ओडिसी होटल में दिखाई दिया था। इतना कहकर बटलर ने हकलाते हुए कहा। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि प्रतीक गुस्से में गुर्राते हुए बोला। बताओ क्या बात है? प्रतीक का गुस्सा देखकर बटलर ने तुरंत कहा, ऐसा सुनने में आया है कि मिस बेदी जब कठौता गई थी तब वो वहाँ ध्रुव से मिलकर आई थी, और ये भी सुनने को मिला है कि ध्रुव के साथ ही, मेरा मतलब है कि मिस बेदी हैड ऑलरेडी लॉस्ट हर वर्जिनिटी देयर इन कठौता। वहाँ ध्रुव ही उनके साथ था। क्या? ये सुनकर प्रतीक का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। प्रतीक के अंदर ध्रुव को खत्म करने का इरादा पक्का होता जा रहा था। उसने गुस्से में पूछा, अभी ध्रुव कहाँ मिलेगा? वो ध्रुव को आज रात ही सबक सिखाने को तैयार था। बटलर ने जवाब में कहा, वो अभी भी ओडिसी होटल में ठहरा हुआ है। इसके बाद प्रतीक ने कोई बात नहीं की और सीधे ओडिसी होटल चल दिया। होटल में ध्रुव के कमरे में पहुंचकर प्रतीक ने लात मारकर दरवाजा खोल दिया। उस समय विराट ध्रुव के कमरे में था। विराट योदर ध्रुव से मिलने आया था। वो बस अभी कुछ ही देर पहले पहुंचा था। विराट ध्रुव से मिलने को कब से परेशान था और आज ध्रुव के सामने आकर वो बेहद खुश था।
इससे पहले कि दोनों के बीच कोई बात हो पाती, प्रतीक ने आकर दरवाजा ही तोड़ दिया। आते ही प्रतीक ने फिल्मी स्टाइल में कहा, देखो, मेरे रास्ते में कोई आने की हिम्मत ना करे। मैं यहाँ ध्रुव को ठिकाने लगाने आया हूँ। और इसी होटल में इस कमरे में केवल 2 ही लोग बैठे हुए थे, एक विराट था और दूसरा ध्रुव। दोनों को देखकर पता चल रहा था कि ध्रुव कौन होगा। विराट काफी बुढ़ा था और प्रतीक के इस तरह दरवाजा खोलने से उसे चोट लग गई थी, उसके सिर से खून बह रहा था। विराट बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने पता नहीं कैसे खुद को कंट्रोल कर रखा था। इस समय ध्रुव के सामने विराट अपने आप को अच्छा इंसान दिखाना चाहता था, इसलिए चाहकर भी वो प्रतीक को कुछ नहीं कह पा रहा था। विराट अच्छे से जानता था कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन को ध्रुव डोमिनेट कर रहा था। अभी कोई कुछ समझ पाता तभी प्रतीक की सख्त आवाज फिर से गूंजी, चले जाओ यहाँ से। क्या मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? प्रतीक के कहने पर विराट ने फिर धीरे से अपना सिर घुमाया। गुस्से में उसकी आंखों से आग बरस रही थी और उसने अपनी मुट्ठियां भींच रखी थी। विराट चाहता था कि कुछ देर के लिए ध्रुव यहाँ से चला जाए ताकि वो प्रतीक को इस बदतमीजी की सजा दे सके। विराट ने खून से सने चेहरे के साथ प्रतीक की ओर देखकर पूछा, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? विराट की आवाज काफी भारी थी और वो नपे तुले शब्दों में बात कर रहा था। विराट का यह अंदाज देखकर प्रतीक ने गुस्से में उसके मुंह पर तमाचा मारते हुए कहा, देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मैंने कहा निकलो यहाँ से, तो तुरंत निकलो यहाँ से। इतना कहकर प्रतीक ने विराट को उठाकर फेंक दिया। विराट का चेहरा खून से सना था, इसलिए प्रतीक उसका चेहरा साफ नहीं देख पाया था। इसके अलावा वो ध्रुव पर हमला करना चाहता था, इसलिए उसने सबसे पहले विराट को दूर कर दिया था। विराट को फेंकने के तुरंत बाद अचानक प्रतीक के हाथ में एक ताश का पत्ता दिखाई दिया और अगले ही पल प्रतीक ने अपनी कलाई को झटका दिया और वो ताश का पत्ता उड़ता हुआ ध्रुव की ओर लपका। ध्रुव डरा नहीं था और उसे हैरानी थी कि प्रतीक इतनी आसानी से अंदर कैसे आ गया। ध्रुव को लग रहा था जैसे सब कुछ किसी फिल्मी अंदाज में हो रहा है। एक नैनो सेकंड में वो कार्ड ध्रुव तक पहुंच गया था, पर ध्रुव के रिफ्लेक्सेस काफी तेज थे। उसने झुककर खुद को बचा लिया। अब तक ध्रुव समझ गया था कि प्रतीक सच में उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव प्रतीक के पहले हमले से बच गया था, पर अभी उसके पास पलटकर हमला करने के लिए कुछ था नहीं। वहीं प्रतीक ये देखकर मुस्कुराया कि ध्रुव उसके हमले से बच गया था। साथ ही उसे समझ में आ गया कि ध्रुव भी आसान शिकार नहीं है। प्रतीक आसानी से बता सकता था कि इतने तेज रिफ्लेक्सेस का मतलब है कि ध्रुव को भी मार्शल आर्ट्स का अच्छा नॉलेज होगा। उसने चारों ओर देखकर कहा, कमाल है ध्रुव, तुम बच गए, पर तुम्हें आज मरना ही होगा। इतना कहकर प्रतीक 3 ताश के पत्तों से एक साथ हमला करने जा रहा था, पर तभी अचानक उसके बटलर ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। प्रतीक अपने दुश्मन के सामने था, ऐसे में उसका हाथ पकड़ना बहुत बड़ी गलती थी। प्रतीक ने बटलर को देखकर पूछा, क्या तुम मरना चाहते हो? बटलर भी उसे ना रोकता, पर बटलर समझदार था। उसने प्रतीक के गुस्से को इग्नोर करते हुए तुरंत उसके कान में कहा, सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद बटलर ने प्रतीक के कान में कुछ और बातें कही। प्रतीक बहुत लापरवाह था और इस समय वो अपने कंट्रोल में नहीं था। वो सच में ध्रुव को खत्म करने आया था। वो ध्रुव को शगुन को हाथ लगाने की सजा देने आया था, पर बटलर की बात सुनते ही उसके पैर कांपने लगे। क्या सच में मैंने विराट योदर पर हाथ चला दिया है? भले विराट योदर प्रतीक जितना पैसे वाला ना हो, पर फिर भी वो योदर फैमिली का सबसे बुजुर्ग इंसान था। योदर फैमिली को वॉरियर फैमिली कहा जाता था। विराट की रेपुटेशन का आलम यह था कि अगर किसी को भी पता चल जाए कि प्रतीक ने विराट पर हाथ चलाया है तो प्रतीक की मौत तो तय है। इसके अलावा विराट इस बार एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की प्रोपेगेंडा का इंचार्ज भी था। जब प्रतीक ने अपने सामने का नजारा देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। मैंने विराट को तमाचे मारे हैं? इसके साथ ही प्रतीक के दिमाग में कई सारे ख्याल एक साथ आ रहे थे। पर ये विराट ध्रुव के कमरे में क्यों आया है? क्या वो ध्रुव को अरेस्ट करना चाहता है? नहीं, अगर वो ध्रुव को अरेस्ट करने यहाँ आया होता तो अकेला नहीं आता। क्या विराट ने मुझे पहचान लिया होगा? कहीं मर गया तो? नहीं, मरा नहीं होगा। प्रतीक के दिमाग में कोहराम मचा था। वो काफी कंफ्यूज था कि अब क्या करे। उसके बाद प्रतीक मुड़कर भागने वाला था। विराट जमीन पर गिर गया था और उसके पास खुद को खड़ा करने की ताकत नहीं थी। प्रतीक को यकीन था कि विराट ने उसका चेहरा नहीं देखा होगा, इसलिए उसे लग रहा था कि अगर विराट को कुछ हो गया तो वो सारा इल्जाम ध्रुव पर लगा देगा। वैसे भी इस समय भागने के अलावा प्रतीक के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। हालांकि जैसे ही प्रतीक जाने वाला था, धीरे धीरे विराट जमीन से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। विराट ने एक हाथ से अपने माथे पर लगे खून को पोंछा और गहरी और भयानक आवाज में बोला, वहीं रुक जाओ। यह आवाज सुनते ही प्रतीक जैसा इंसान भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था और उसके पैर कांप रहे थे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। खड़ा क्यों है? भाग। उसके मन में एक आवाज उसे भागने को कह रही थी और उसका शरीर अपनी जगह जम गया था। इससे पहले कि प्रतीक एक कदम भी उठा पाता, विराट ने फिर से कहा, प्रतीक, तुम्हें बहुत बचपना है और उतनी ही हिम्मत भी। अब प्रतीक पूरी तरह से बुद्ध बनकर खड़ा हो गया था। उसमें हिलने की हिम्मत भी नहीं रह गई थी। प्रतीक ने अपना सिर घुमाया और विराट की ओर देखकर कहा, मिस्टर योदर,
फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, ये सिर्फ एक गलतफहमी थी। मिस्टर योदर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रतीक नॉर्मल बनने की पूरी कोशिश कर रहा था। विराट ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन प्रतीक मन ही मन गुदगुदा रहा था। प्लीज माफ कर दें। ध्रुव, जो अभी तक अपने बचाव के लिए कमरे के एक किनारे खड़ा था, अब आकर आराम से अपनी चेयर में बैठकर सारा तमाशा मजे से देख रहा था। साथ ही ध्रुव ने अपनी चाय का कप उठा लिया था। इस समय ध्रुव दुनिया के टॉप पर बैठे शख्स की तरह लग रहा था, जिसे अपने सामने सब कीड़े मकोड़े की तरह लगते हैं। ध्रुव को लगा कि प्रतीक तो विराट के सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी उसने इतनी हिम्मत कैसे की? विराट ने अपने सिर से खून पोंछते हुए कहा, ओके प्रतीक, तुम काफी ओवर स्मार्ट हो, तो मैं इसे अपने तरीके से हल करता हूँ। विराट काइंड हार्टेड दिखता था, लेकिन वो दिल से अभी भी पहले जैसा ही था। जवानी में योदर ने सैकड़ों कत्ल किए थे। वो केवल ध्रुव को इज्जत दे रहा था, बाकी किसी पर वो कोई रहम करने वाला नहीं था। विराट ने ऊंची आवाज में कहा, अंदर आओ। उसके एक ऑर्डर पर दरवाजे से कई लोग अंदर आ गए। प्रतीक ने मुड़कर देखा, विराट के बॉडीगार्ड्स आ चुके थे। ध्रुव से बात करते वक्त उसे अपने बॉडीगार्ड्स की जरूरत नहीं थी। वहीं प्रतीक ने जब उन 6.5 फीट लंबे तगड़े मस्कुलर लोगों को देखा तो वो डर से हकलाने लगा। मिस्टर योदर, मैं माफी मांग चुका हूँ। ये एक गलतफहमी थी, प्लीज इसे अपने दिल में ना रखें। मेरी गलती को बच्चा समझकर माफ कर दें। माफी? ये नामुमकिन थी। विराट इस बात से नाराज नहीं था कि प्रतीक ने गलतफहमी से उस पर हमला कर दिया था। उसे नाराजगी इस बात से थी कि प्रतीक के कारण ध्रुव के साथ बात करने का मौका बर्बाद हो गया था। ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी जो विराट को बहुत मुश्किल से मिली थी। वहीं जब प्रतीक ने देखा कि विराट उसे माफ करने की मूड में नहीं है, तो उसका डर गुस्से में बदल गया। उसने योदर को धमकाते हुए कहा, मिस्टर योदर, मैं आपको मिस्टर योदर कहकर इज्जत दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ। लेकिन आप मेरे साथ ऐसा करने जा रहे हैं? आप खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। हो सकता है लोग मुझे ना जानते हो, लेकिन आपको तो मेरे बारे में पता होगा ना। मैं आपका सारा इलाज कराने को तैयार हूँ। हालांकि मैं अभी भी नहीं जानता कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मुझे जाने दीजिए। बोलते समय प्रतीक ध्रुव की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में ध्रुव के लिए अथाह नफरत थी। विराट ने गुस्से में कहा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। विराट जानता था कि प्रतीक मकाओ की सबसे रईस फैमिली से था। विराट भी अच्छे से जानता था कि योदर फैमिली उसे नाराज नहीं कर सकती थी, पर आज बात कुछ और थी। आज योदर ध्रुव की गुड बुक्स में आना चाहता था। वैसे भी विराट एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का इंचार्ज था। इस कॉन्फ्रेंस का कामयाब होना बहुत जरूरी था। इससे ही आने वाली पीढ़ियों को फायदा मिलने वाला था। विराट प्रतीक को सुन ही नहीं रहा था। उसने प्रतीक की धमकियों को इग्नोर करते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लोगों को इज्जत कैसे दी जाती है। फिर उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। प्रतीक डर रहा था, साथ में कंफ्यूज भी था। क्या विराट उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था? प्रतीक को लग रहा था कि विराट पागल हो गया है। प्रतीक जानता था कि विराट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसा किसी ने उम्मीद नहीं की थी, विराट ने मकाओ की पुलिस को कॉल किया था। कुछ ही सेकंड में कॉल कनेक्ट हो गई थी। मैं चाहता हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी हो जाए और आप मुझे इसकी रिपोर्ट भी तुरंत भेज दें। विराट ने मकाओ पुलिस को पहले अपनी पहचान बताई और फिर पुलिस से कपूर फैमिली की जांच करने को कहा। विराट की बात सुनकर प्रतीक अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसे लगा क्या मजाक है। मकाओ में प्रतीक की फैमिली का बहुत ऊंचा रुतबा था। विराट उनकी जांच कैसे करा सकता था? मकाओ में कपूर फैमिली जो कह देती थी वो कानून बन जाता था। मकाओ की तरफ से किसी हायर रैंक ऑफिसर ने विराट को जवाब देते हुए कहा, मिस्टर योदर, कपूर फैमिली, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। पर विराट एकदम रिलैक्स टोन में बोला, नॉट अ गुड आइडिया, इज इट? तो ठीक है, मैं आप लोगों को इस बारे में सोचने के लिए पूरे 1 दिन का समय देता हूँ। अगर इसे 1 दिन में नहीं सुलझाया गया तो मुझे डर है कि पूरा मकाओ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इतना कहने के बाद विराट ने तुरंत फोन रख दिया। फोन रखने के बाद विराट ने ध्रुव की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई बटलर अपने बॉस को देखता। फोन के दूसरी छोर पर बैठा शख्स भी डर गया। उसे लगा कि कहीं उसने विराट योदर को नाराज तो नहीं कर दिया है। उसे अब तक लग रहा था कि विराट को एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में बोलने का अधिकार नहीं है। पर जैसे ही मकाओ में पुलिस ने फोन काट दिया, एक के बाद एक कई पर्सनल कॉल्स आने लगी। मकाओ की पूरी बिजनेस लॉबी, वहाँ के कुछ ऑफिशियल्स फोन कर इस बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। फोन कॉल्स की बाढ़ आ गई थी। सभी को किसी ने मेल की थी जिसमें कहा गया था कि वो लोग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में मकाओ के पार्टिसिपेशन को रिकंसिडर कर रहे हैं। रिकंसिडरेशन का मतलब कोई बेवकूफ भी बता सकता था। ये फॉर्मल वर्ल्ड में किसी को मना करने का एक पोलाइट तरीका है। विराट के एक कॉल से पूरे मकाओ में हड़कंप मच गया था। थोड़ी देर बाद मकाओ पुलिस के उस ऑफिसर ने विराट को कॉल करके कहा, मिस्टर योदर, हमने काफी पहलुओं पर ध्यान दिया। आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन मुझे लगता है कि हमें कपूर फैमिली की जांच करनी चाहिए।
जब प्रतीक ने ये सुना तो वो पूरी तरह से हैरान रह गया। क्या विराट इतना पावरफुल था? क्या विराट मकाओ में कपूर फैमिली की जांच करा सकता था? वहीं विराट ध्रुव के सामने किसी नौकर की तरह खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे विराट ध्रुव से पूछकर काम कर रहा हो। प्रतीक अच्छे से जानता था कि कॉल मकाओ पुलिस डिपार्टमेंट से आई थी। आज तक कपूर फैमिली ने मकाओ पर राज किया था, कितने ऑफिसर्स को परेशान किया था। आज जब उनको बदला लेने का मौका मिलेगा तो वो कपूर फैमिली को छोड़ेंगे नहीं। अभी तक प्रतीक को मौत का डर सता रहा था, पर अब पूरी कपूर फैमिली एक सीरियस सिचुएशन में आ गई थी। इसलिए अब प्रतीक के पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। प्रतीक की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मिस्टर योदर, मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्रतीक के लिए किसी के सामने ऐसे गिड़गिड़ाना बहुत मुश्किल था। अगर उसकी ये हालत मकाओ में किसी ने देख ली तो कपूर फैमिली ही उसके पीछे पड़ जाएगी और वो बर्बाद हो जाएगा। पर विराट को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो इत्मीनान से सीधा खड़ा ध्रुव को देख रहा था। मिस्टर योदर, आई वॉज रॉन्ग, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। जब प्रतीक ने देखा कि विराट ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है तो वो तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गया। उस पल उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी फैमिली का स्टेटस और अपनी डिग्निटी, किसी चीज की कोई परवाह नहीं की। वो घुटनों के बल बैठा, हाथ जोड़कर विराट से माफी मांगने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। प्रतीक की हालत देखकर विराट ने सख्त आवाज में कहा, ठीक है, अगर तुम ध्रुव से पैर छूकर माफी मांगोगे तो मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। विराट की डिमांड सुनकर प्रतीक हैरान था। ये ध्रुव है कौन? आज से पहले तो उसका नाम भी नहीं सुना था। वो यहाँ ध्रुव के साथ खिलवाड़ करने आया था और उसने अभी तक कुछ किया नहीं था, तो फिर उसे माफी क्यों मांगनी चाहिए? प्रतीक इतनी आसानी से ध्रुव से माफी मांगने को तैयार नहीं था। उस पर विराट ने पैर छूकर माफी मांगने को कहा था। प्रतीक ने नाराजगी से पूछा, मिस्टर योदर, ध्रुव से क्यों? प्रतीक की नजर में ध्रुव की कोई हैसियत नहीं थी। वहीं प्रतीक जमीन में घुटनों के बल था और ध्रुव आराम से बैठा चाय पी रहा था। प्रतीक के सवाल पर विराट ने ताकतवर अंदाज में जवाब दिया, क्योंकि तुमने यहाँ आकर उसके पैर नहीं छुए थे। आयरलैंड में उसको इज्जत दिए बिना तुम कुछ भी नहीं हो। यहाँ आ गए हो तो पैर छुए बिना वापस नहीं जा सकते। विराट की बात सुनकर प्रतीक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्रतीक ने मन ही मन कहा, आखिर ये ध्रुव है कौन और क्या इस कचरे को भी इज्जत देने की जरूरत है? प्रतीक हैरान था, डरा हुआ था, पर ध्रुव के पैर छूकर माफी मांगने को तैयार नहीं था। हालांकि उसके पास विराट की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। फिर उसने अपना सिर उठाकर ध्रुव की ओर देखा। ध्रुव अभी भी पैर मोड़कर आराम से बैठा था। प्रतीक को अभी भी लग रहा था कि ध्रुव की अपनी कोई हैसियत नहीं है। वो विराट की ताकत के दम पर कपूर फैमिली को धमकाने की कोशिश कर रहा है। प्रतीक को ये भी लग रहा था कि विराट जानबूझकर उसे बेइज्जत करने के लिए ध्रुव जैसे कचरे के पैर छूने के लिए मजबूर कर रहा है। उसे पता नहीं था कि विराट ध्रुव को इज्जत देने के लिए ऐसा कर रहा था। प्रतीक के पास विराट का कहा मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। प्रतीक ने अपना मन बना लिया और चलकर ध्रुव के पास आया। वो ध्रुव के सामने घुटने टेकने ही वाला था कि विराट ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट रुको। विराट की बात सुनकर प्रतीक के होंठ थोड़े से मुड़ गए। वो शुरू से जानता था कि विराट बस उसे डराने की कोशिश कर रहा था। वो प्रतीक को ध्रुव के पैर छूने नहीं देगा। प्रतीक ने मन ही मन कहा, कपूर फैमिली के खिलाफ जाने की हिम्मत किसमें है? और अगले ही पल प्रतीक की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई, क्योंकि विराट ने दरवाजे पर खड़े अपने बॉडीगार्ड्स को एक तरफ का दरवाजा पूरा खोल दिया। फिर विराट ने दरवाजे को खटखटाया। ये देखकर प्रतीक की खोपड़ी गुस्से से झनझना रही थी। विराट प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट से था। वो अच्छे से जानता था कि दरवाजा खोलकर इस तरह से खटखटाने का क्या मतलब है। इसका मतलब था कि बाहरी लोग भी ये नजारा देख सकें। जल्द ही बहुत से लोग इस आवाज को सुनकर आ गए। विराट ने लोगों को दरवाजे पर खड़े होने दिया। प्रतीक की समझ में आ गया था कि विराट केवल उसे बर्बाद ही नहीं बल्कि उसे टॉर्चर कर उसका सारा घमंड, उसकी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी कुचल देना चाहता है। काफी लोग दरवाजे पर जमा हो गए थे। तब विराट ने कहा, प्रतीक कपूर फ्रॉम मकाओ, अब तुम शुरू हो जाओ। विराट ने जानबूझकर प्रतीक की पूरी आइडेंटिटी सबके सामने बोली थी ताकि सभी को समझ में आ जाए कि ये मकाओ वाला प्रतीक कपूर ही है। प्रतीक का चेहरा किसी लाश की तरह पीला पड़ गया था। प्रतीक गुस्से में लाल हो रहा था। उसने विराट की ओर घूर कर देखा। विराट काफी सख्त अंदाज में बात कर रहा था। उसने प्रतीक से कहा, प्रतीक, आई एम नॉट फोर्सिंग यू। तुम चाहो तो जा सकते हो। बॉल इज इन योर कोर्ट। तुम्हें मिस्टर गिल से माफी मांगनी है या नहीं सोच लो, या फिर मैं जो करूंगा उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। पर तुम्हारा वेल विशर होने के नाते मैं तुमसे कहूंगा कि माफी मांग लो। तुम शायद मिस्टर गिल को नहीं जानते। प्रतीक जानता था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसके पैर कांप रहे थे और अगले ही पल धम्म की आवाज के साथ प्रतीक अपने घुटनों पर बैठ गया। वो समझदार था और अच्छे से जानता था कि कब झुकना है और कब नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कसम खाई कि एक दिन वो भी हिसाब बराबर करेगा। दरवाजे पर काफी लोग आ चुके थे। सभी तरह तरह की बातें कर रहे थे।
ये तो प्रतीक है, मैंने उसे पहले भी न्यूज में देखा है। वो कौन है जिसके सामने प्रतीक घुटने टेक रहा है? प्रतीक अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था, लेकिन उसने ध्रुव को तेज नजरों से देखा। प्रतीक जानता था कि ध्रुव विराट के कारण इतना ताकतवर बन रहा है, पर फिर भी उसके पास ध्रुव से बदला लेने का कोई तरीका नहीं था। उसके बाद प्रतीक खड़ा हुआ और अपने बटलर से कहा, लेट्स गो। वहाँ से आने के बाद प्रतीक इतना परेशान था कि उसे लग रहा था जैसे उसका दिमाग फटने वाला हो। पूरी रात प्रतीक ये समझ नहीं पा रहा था कि विराट ने ऐसा क्यों किया। प्रतीक के बटलर ने धीमी आवाज में उसे समझाते हुए कहा, सर, हमें विराट के मामले में इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं। जब प्रतीक ने बटलर की बातें सुनी तो उसने गुस्से में दांत पीसते हुए बटलर को देखा। कॉन्फ्रेंस के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बटलर ने फिर कहा। उसके बाद प्रतीक ने सिगार निकाला और आयरलैंड मीडिया रिपोर्ट पढ़ने लगा। प्रतीक ने बटलर से कहा, उसे अंदर भेजो। बटलर सिर झुकाकर चला गया। प्रतीक को सिगार पीने में मजा नहीं आ रहा था। उसने सिगार को मुट्ठी से मसल कर तोड़ दिया। तभी एक लड़की अंदर आ गई। उसे देखते ही प्रतीक किसी जंगली जानवर की तरह उस पर कूद पड़ा। प्रतीक को उस लड़की में शगुन दिखाई दे रही थी। शगुन के बारे में सोचकर प्रतीक खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। कुछ मिनट बाद प्रतीक बेहद थका हुआ बिस्तर पर लेटा हुआ हाँफ रहा था और नीचे फर्श पर उस लड़की की लाश पड़ी हुई थी और पूरा कमरा खून से सना हुआ था। अपने सारे जज्बात बाहर निकालने के बाद प्रतीक ने बटलर को बुलाकर फिर से कहा, ध्रुव के बारे में सारी जानकारी निकालो और किसी को भेजकर ये कमरा साफ कराओ। बटलर सिर झुकाकर जाने को मुड़ा। कमरे का नजारा देखकर उसे उल्टी आ रही थी, तो प्रतीक ने पीछे से कहा, मैं उसके बारे में हर एक बात जानना चाहता हूँ। उधर प्रतीक के जाने के बाद ओडीसी होटल में विराट ने ध्रुव की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर गिल, मुझे माफ कीजिएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा कुत्ता आप पर हमला कर सकता है। विराट की नजर में प्रतीक को अपना कुत्ता कहना उस पर दया दिखाना था। ध्रुव ने पोलाइटली जवाब दिया, आपको पहले अपने सिर की चोट का ध्यान रखना चाहिए। क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? ध्रुव की बात पर विराट ने अपना सिर हिलाकर कहा, ये बस एक मामूली सी खरोंच है। प्लीज डोंट वरी मिस्टर गिल। विराट के दिल में गर्माहट महसूस हो रही थी। उसने बहुत से अमीर लोग देखे थे, लेकिन ध्रुव की तरह दूसरों को इज्जत देने वाले लोग बहुत कम थे। ध्रुव ने फिर से कहा, आपको पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए। मुझे पता है कि आप मुझसे मिलने क्यों आए हैं और मैं कहना चाहूंगा कि आप बेफिक्र रहें। विराट के आने से पहले निहाल ने ध्रुव को बता दिया था कि आयरलैंड सरकार इस कॉन्फ्रेंस को लेकर बहुत गंभीर है, इसलिए वो लोग ध्रुव से पहले ही मिल लेना चाहते थे। विराट ध्रुव से मिलने वाला पहला इंसान था और उसे आयरलैंड के सभी बड़े ऑफिसर्स ने तैयार करके भेजा था। वो न केवल आयरलैंड मीडिया बल्कि अपनी सरकार का भी रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। उसे समझ में आ गया था कि उसका ध्रुव से अपॉइंटमेंट का समय खत्म हो चुका था, इसलिए खड़े होते हुए उसने कहा, ठीक है मिस्टर गिल, असल में मैं यहाँ आपसे मिलने आया था। साथ ही मैं आयरलैंड की मदद करने के लिए आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। भविष्य में अगर आपको आयरलैंड में किसी चीज की जरूरत हो तो आप सीधे हमें बता सकते हैं। विराट ने ध्रुव से जो कुछ भी कहा था उसमें आयरलैंड के सभी बड़े अधिकारियों की हाँ भी शामिल थी, और इसका मतलब ये था कि आयरलैंड में कोई भी ध्रुव के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता था। दरअसल यही वजह थी कि ध्रुव लोगों की नजरों में नहीं आना चाहता था, पर शगुन को बचाने के लिए ध्रुव को ये सब करना पड़ा। एक और आयरलैंड मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। अगर वो लोगों की नजरों में आ गया तो बहुत से लोग उसे पहचान लेंगे, खासतौर पर विजिट ऑफ ऑड्स के लोग। ध्रुव को डर था कि विजिट ऑफ ऑड्स के लोग उसे अपना निशाना बनाएंगे। दूसरी ओर ध्रुव को यह भी पता था कि आयरलैंड सरकार क्या सोच रही है। सरकार चाहती थी एक बार ध्रुव के सामने आने के बाद वो मीडिया के सामने आयरलैंड का साइड लेने की परसेप्शन बना ही लेगी। ध्रुव ये भी अच्छी तरह जानता था कि वो ऐसा कुछ होने नहीं देगा। उसका मानना था कि एक परफेक्ट इकोनॉमिक इकोलॉजी में एक परफेक्ट इकोलॉजिकल चेन का होना बहुत जरूरी है। बेशक ध्रुव के लिए किसी की साइड लेना नामुमकिन था। विराट एक समझदार इंसान था। जब उसने देखा कि ध्रुव ने उसे कोई रिएक्शन नहीं दिया तो उसने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, मिस्टर गिल, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताएं। यहाँ आपको हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर विराट जाने के लिए मुड़ा। ध्रुव ने विराट को रोकते हुए कहा, रुकिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। फिर ध्रुव ने थोड़ा रुक कर आगे कहा, मेरा एक आदमी डायमंड हार्बर की जांच कर रहा है। क्या आपको डायमंड हार्बर के इंसिडेंट की जानकारी है? ध्रुव ने वीडियो देखा था और न्यूज पढ़ी थी। वो समझ गया था कि वो जो भी था उसने ध्रुव के चेहरे की फोटो लेने की कोशिश की थी। हालांकि वो ध्रुव की एक भी साफ फोटो ले नहीं पाया था। अब तक कोई नहीं जानता था कि डायमंड हार्बर की घटना का ध्रुव से कुछ लेना देना है या नहीं। ना ही विराट को ही ये पता होगा। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर गिल, आप मुझे बता सकते हैं। प्लीज डोंट हेजिटेट मिस्टर गिल। ध्रुव की कोई मदद करने में विराट को खुशी होनी थी। ध्रुव ने बात बदलते हुए कहा, मैं पहले आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। चलिए रास्ते में ही बात करेंगे। ध्रुव विराट के साथ नीचे गया और एक टैक्सी बुलाई। रास्ते में उसने विराट को बताया कि उसे किस चीज में मदद की जरूरत है। जब विराट ने ये सुना तो वो दंग रह गया। ध्रुव जिस चीज के बारे में जानना चाहता था वो असल में कौन था।
विराट ने हैरानी से भौएं चढ़ाते हुए पूछा। आप जानना चाहते हैं कि शगुन बेदी स्कैंडल के पीछे कौन है? ध्रुव ने बेफिक्री के साथ पूछा। What's wrong with this? क्या मुझे जानने की इजाजत नहीं है? विराट ने खुद को कंट्रोल करते हुए तुरंत कहा। बेशक आप कर सकते हैं, मैं तुरंत इसकी जानकारी निकालने के लिए किसी को भेजता हूँ। विराट ने एक मैसेज किया और उसे सच्चाई पता लगाने में केवल 30 सेकंड लगे। मैसेज पढ़कर विराट ने ध्रुव से कहा, पेपराजी ने एडमिट कर लिया है। उसके बाद विराट ने अपना फोन जेब में रखते हुए आगे कहा, जिन लोगों ने उन्हें पैसे देकर डायमंड हार्बर भेजा था वो बेदी फैमिली से ही कोई है। यह सुनकर ध्रुव को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसका अंदाजा उसे बहुत पहले ही हो गया था। अगर कोई घर का शामिल न होता तो कैमरा वहां तक पहुंच ही नहीं सकता था। पर बेदी फैमिली में किसने ऐसा किया होगा? ये दिशा का काम है। विराट ने कहा। यह सुनते ही ध्रुव का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। जब वो पहुंचे तो ध्रुव ने कार रोकते हुए कहा। विराट ने कार से बाहर निकलते हुए कहा, You're welcome, मिस्टर गिल। और अकेले ही हॉस्पिटल के अंदर चला गया। ध्रुव थोड़ा मुस्कुराया। उसे पहले से पता था कि बाफना फैमिली की बहनों से निपटना आसान नहीं है। रात में शगुन ध्रुव के साथ ही थी और वो एक दूसरे को गले लिपट कर सोए थे। हालांकि शगुन को ध्रुव की बाहों में भी नींद नहीं आ पा रही थी। वो बस ध्रुव के बगल में आंखें बंद कर लेटी रही। बीच में एक बार आंख खुली तो देखा ध्रुव कपड़े पहन रहा था। शगुन ने ध्रुव से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे घर। शगुन अच्छी तरह जानती थी कि बेदी फैमिली में ध्रुव की कोई जगह नहीं है, इसलिए उसने हैरानी से पूछा, मेरे घर? पर तुम मेरे घर क्यों जा रहे हो? एक तो उसकी माँ पहले से ही ध्रुव से नफरत करती थी। उस पर डायमंड हार्बर के इस इंसिडेंट के बाद सिल्वी कहीं ध्रुव की जान ही ना ले ले। ध्रुव ने गहरी सांस ली। मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ कि बर्बाद होना किसे कहते हैं। उन्हें अभी ठीक से किसी को बर्बाद करने का मतलब नहीं पता। उधर बेदी फैमिली के घर पर तैयारी जोर शोर से चल रही थी। आज सिल्वी के पास एक VIP गेस्ट आने वाला था। सुबह सिल्वी अपनी कंपनी में न जाकर सीधे मार्केट गई थी। जब लोगों ने सिल्वी को शॉपिंग करते देखा तो वो हैरान रह गए। मिसेस बेदी, आप खुद ग्रोसरी खरीदने आई हैं? लोगों को हैरानी हो रही थी। सिल्वी ने उन लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। कल रात उसकी बेटी के साथ जो हुआ उसने उसे पहले ही शर्मिंदा कर रखा था। अब अपनी इज्जत बचाने का एक ही रास्ता था, कपूर फैमिली। सारी खरीदारी करने के बाद सिल्वी वापस घर लौट आई। प्रतीक 11 बजे से पहले ही पहुंच गया था। सिल्वी ने जब देखा कि प्रतीक ने अपनी कार बाहर पार्क की है तो उसे वेलकम करने के लिए बाहर आकर वो मुस्कुराते हुए बोली, प्रतीक, आप थोड़ा जल्दी आ गए हैं। अभी तो तैयारी ही पूरी नहीं हुई। प्रतीक के हाथ में कुछ था जो घर में आते ही उसने सिल्वी को सौंपते हुए कहा, ये आपके लिए। सिल्वी ने पैकेट हाथ में लेते हुए कहा, आपको हमारे लिए कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। प्रतीक कल रात अपनी बेइज्जती के बाद आज सिल्वी का बिहेवियर देखकर काफी बेहतर महसूस कर रहा था। उसने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, हमारे यहाँ पहली बार जब किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। अंदर आने के बाद सिल्वी ने पारस से कहा कि वो प्रतीक को एंटरटेन करे और खुद किचन में चली गई। थोड़ी देर ऐसे इधर उधर की बातें करने के बाद पारस और प्रतीक चेस खेलने लगे। प्रतीक चेस खेलने में माहिर था पर फिर भी वो पारस के सामने कमजोर चालें चल रहा था। पारस भी प्रतीक का अंदाज समझ रहा था। पिछले कई दिनों से कई मीडिया चैनल्स ने इस बात का खुलासा किया था कि प्रतीक कितना जबरदस्त इंसान था। प्रतीक ने न केवल दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट से ढेर सारी डिग्रियां हासिल की थी बल्कि रिसर्च में भी नाम कमाया था। इसके अलावा उसने रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज भी शुरू की थी जो सभी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। कपूर फैमिली में प्रतीक सबसे टैलेंटेड था। प्रतीक को समय रहते ये बात समझ में आ गई थी कि किंग गैम्बलिंग्स फैमिली को बदलाव की जरूरत है और इस बदलाव की सबसे महत्वपूर्ण चीज इस बार की एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस थी। अंत में पारस चेस में जीत गया, या यूं कहें कि प्रतीक ने उसे जीतने दिया। प्रतीक ने उसकी जीत पर खुशी जताते हुए कहा, मिस्टर बेदी, आप सच में बहुत अच्छा खेले। हमारे कसीनो में भी बहुत से लोग मुझे नहीं हरा पाते। खैर, ये हमारे कसीनो का VIP कार्ड खास आपके लिए है। जब कभी आपको मौका मिले तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। प्रतीक ने काफी महंगा कार्ड पारस को दे दिया। इसी समय कोई बाहर से आया। क्या बना रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सभी ने एक साथ देखा दिशा आ गई थी। वो असल में ये देखने आई थी कि प्रतीक यहाँ क्या कर रहा है। उस समय दिशा को सिल्वी से जलन हो रही थी और उसके दिल में और भी नफरत भरी थी। उधर सिल्वी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि दिशा को कैसे भगाया जाए। उसके होने वाले दामाद को दिशा छीन सकती थी। प्रतीक ने खड़े होकर पूछा, आंटी, शगुन नहीं दिख रही है? आज वो किसी खास काम से बाहर गई है। प्रतीक यहाँ आया ही इसलिए था कि वो शगुन को देख सके। मैं अभी उसे वापस आने के लिए कह देती हूँ। सिल्वी की बात खत्म होते ही दिशा ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, शगुन यहाँ ही है। सभी की नजर एक साथ दरवाजे पर गई। शगुन वापस आ चुकी थी और उसके बगल में ध्रुव भी खड़ा था। दिशा शगुन का मजाक बनाना चाहती थी। उससे गुस्सा आ रहा था कि शगुन की इतनी बदनामी के बाद भी प्रतीक शगुन को क्यों चाह रहा था। वो शगुन को अपनी भतीजी की तरह मानने को तैयार ही नहीं थी। वो अंदर से एक बहुत ही गिरी हुई औरत थी जो अपनी बेटी की उम्र की लड़की को भी टॉलरेट नहीं कर सकती थी।
उसने शगुन को देखकर ताना मारते हुए कहा, वाह शगुन, तुम तो अपने साथ एक और आदमी भी ले आई हो, अब घर में भी। हाँ, इस समय ध्रुव भी दरवाजे पर खड़ा था। दिशा की बात सुनते ही ध्रुव ने शगुन से पूछा, क्या यही तुम्हारी दिशा आंटी है? शगुन ने हाँ के अंदाज में हल्का सा सिर हिलाया, जिसे समझते ध्रुव तेजी से दिशा आंटी की तरफ लपका। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने सीधे एक जोरदार तमाचा दिशा के चेहरे पर जड़ दिया। ध्रुव के हाथ का एक थप्पड़ ही दिशा के लिए काफी था, लेकिन ध्रुव ने उसके औरत होने पर कोई रहम नहीं किया और 2 थप्पड़ और लगाए। थप्पड़ इतने तेज थे कि दिशा का एक दांत टूटकर बाहर आ गया था। दांत ही नहीं, उसका जबड़ा भी टूट गया था। दिशा की आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। वहीं दिशा की बेटी दीपा भी खड़ी थी। जब उसने ध्रुव को इतनी बेरहमी से अपनी माँ को मारते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बीच बचाव करने आगे आई। ये क्या गुंडागर्दी है? हाँ, हालांकि उसकी बात सुनकर ध्रुव ने एक और जोरदार तमाचा जड़ दिया। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। जब दीपा ने देखा कि उसकी माँ को थप्पड़ पड़े जा रहे हैं तो वो हैरान रह गई। वो आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन दिशा ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। दिशा एक्सपीरियंस थी। वो अपनी बेटी को ध्रुव की नजरों में नहीं लाना चाहती थी। साथ ही उसे लगा कि वो इसे खुद संभाल सकती थी। दिशा ने ध्रुव की ओर देखा और उसके चेहरे पर दर्द की परवाह न करते हुए ताना मारकर हंसते हुए अपनी बहन से कहा, सिल्वी, क्या ये तुम्हारा दामाद है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या तुमने प्रतीक को आज यहाँ इसलिए बुलाया है कि अपने दामाद से मिला सको, ताकि प्रतीक जैसा लड़का तुम्हारी बेटी का पीछा छोड़ दे? ग्रेट। दिशा का दिमाग तेज था। उसने एक बार में ही सारा मैदान जीत लिया था। उसकी बात सुनकर ध्रुव भी हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बेदी फैमिली के लोग इतने खतरनाक होंगे। प्रतीक अपनी कुर्सी से खड़ा होकर ध्रुव को घूर रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये ध्रुव था, फिर से ध्रुव। कल रात प्रतीक ध्रुव के सामने भी घुटनों के बल बैठकर पैर छूकर माफी मांगने पर मजबूर था। आज सवेरे मन हल्का करने जब वो यहाँ आया तो फिर से ध्रुव। प्रतीक मन ही मन गुस्से से ध्रुव को कोस रहा था। ये आखिर है कौन? हालांकि इस समय प्रतीक ने ध्रुव को सीरियसली नहीं लिया था। इसका कारण यह था कि अभी तक किसी को पता नहीं चला था कि कल रात क्या हुआ था। दूसरा ध्रुव अभी भी उसकी नजर में हारा हुआ इंसान था, जो विराट के दम पर इतना ताकतवर बन रहा था। विराट के बिना ध्रुव कुछ भी नहीं था। प्रतीक को गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि ध्रुव उसके सपनों की रानी को अपने साथ लेकर बेदी फैमिली के घर आया था। ध्रुव के साथ शगुन को देखकर प्रतीक को दोनों का वीडियो याद आ गया, जिसके बारे में सोचते ही प्रतीक के तन बदन में आग लग गई। प्रतीक ने अजीब नजरों से सिल्वी की ओर देखा। उसका मकसद उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। प्रतीक अच्छे से जानता था कि उसे कुछ करने की जरूरत है नहीं। जब प्रतीक ने सिल्वी को घूर कर देखा तो सिल्वी को ऐसा लगा मानो उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई हो। सिल्वी गुस्से में ध्रुव को देख रही थी। शगुन, तुम्हें उसे यहाँ लाने की परमिशन किसने दी? सिल्वी गुस्से में दहाड़ते हुए बोली। वो शगुन से कहना चाहती थी, क्या तुमने नहीं देखा कि प्रतीक यहाँ है? तुम तुरंत प्रतीक से माफी मांगो और उसके सामने अच्छी तरह से पेश आओ। प्रतीक ने डायमंड हार्बर में जो कुछ भी हुआ उसे भी सहन कर लिया है। इससे साफ पता चलता है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। इसके बाद भी तुम इस घटिया इंसान को यहाँ ले आई। तुम जानबूझकर प्रतीक को गुस्सा दिला रही हो। अगर शगुन किसी और समय ध्रुव को यहाँ लेकर आती तो कोई बात नहीं थी। इस समय दिशा और उसकी लड़की दीपा यहाँ मौजूद थे। उसकी बहन दिशा किसी शैतान से कम नहीं थी। अगर जरा सी भी चूक हुई तो दिशा प्रतीक और दीपा का रिश्ता भी तय कर देगी। ये सोचकर ही सिल्वी डर गई थी। शगुन उतनी समझदार नहीं थी कि सिल्वी का कोई जवाब दे पाती, इसलिए सिल्वी के सवाल पर वो कुछ नहीं बोल पाई। हालांकि उसे यहाँ आने के लिए ध्रुव ने ही मनाया था। ध्रुव जोर देकर शगुन को अपने साथ लाया था। शगुन कुछ बोल नहीं पाई, पर तभी प्रतीक को मौका मिल गया। प्रतीक ने मौका देखकर कहा, मिसेस बेदी, मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह का कचरा इंसान बेदी फैमिली में क्या कर रहा है। आप उसे बर्दाश्त भी कैसे कर सकती हैं? फिर प्रतीक ने ध्रुव की तरफ देखकर कहा, लोगों के घर आकर उन पर इतनी बेरहमी से हाथ चलाना, ये जंगली, अनपढ़ और अनसिविलाइज्ड लोगों की निशानी है। उस पर, अपने से बड़ों पर, उस पर भी किसी औरत पर हाथ चलाना, ये इंसान नहीं, कचरा है, जंगली है। रोड साइड गुंडे भी ऐसी हरकत नहीं करते। इससे भी बढ़कर इसने आपकी बहन पर हाथ उठाया है। प्रतीक की आवाज ऊंची होती जा रही थी। वो आज ध्रुव को सबक सिखाने जा रहा था। सिल्वी को पता था क्या करना है और फिर उसने तुरंत अपना फोन निकाला। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। और अचानक से सिल्वी का बाहर निकला हाथ रुक गया। सब जानते थे कल रात वाले वीडियो में शगुन के साथ जो शख्स दिखाई दिया था वो ध्रुव ही था। अगर पुलिस आई तो जो खबर दबा दी गई थी वो फिर से भड़क सकती थी। सिल्वी को लग रहा था कि ये खबर प्रतीक ने दबाई थी। वहीं प्रतीक को खुद भी नहीं पता था कि यह खबर कैसे गायब हो गई। प्रतीक के बोलने से दिशा को कुछ हिम्मत आई। उसने सिल्वी को ताना मारते हुए कहा, सिल्वी, तुम मुझे इस तरह से पिटते हुए कैसे देख सकती हो? ठीक है, मैं समझ सकती हूँ
कहते हैं मछली अपने सर से सड़ती है। आज मुझे लग रहा है बिल्कुल सही कहते हैं। तुम्हारी लड़की को इसके साथ डायमंड हार्बर जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह में इतना घिनौना काम करते शर्म नहीं आई, तो इसका भी कारण तुम ही हो। जिसकी माँ खराब होगी उसकी बेटी से क्या उम्मीद करे। दिशा ताने मारने में माहिर लग रही थी। उसने सिल्वी के दिल पर सही जगह हमला किया था। साथ ही दिशा को लग रहा था कि प्रतीक को शायद अभी तक खबर ना हो, इसलिए उसने बातों बातों में सारी बातें डिटेल्स में प्रतीक को सुना दी थी। दिशा को अपनी बेटी की उम्र की भतीजी की इज्जत उछालने में कोई परेशानी नहीं थी। दिशा की बात सुनकर सिल्वी गुस्से से फटने वाली थी। वो अंदर ही अंदर उबल रही थी। उसे लगा था कि दिशा उसकी बहन नहीं, कोई डायन है। सिल्वी की नजर प्रतीक पर पड़ी तो उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। वो रोते हुए दिशा से बोली, मत करो, ऐसा मत कहो, मेरी बेटी के लिए कुछ मत कहो। सिल्वी अपनी बेटी को लेकर एकदम से डर गई थी। वो ऐसे रो रही थी जैसे वो दिशा से भीख मांग रही हो। सिल्वी ने कब लोगों से दया की भीख मांगी थी, पर आज अपनी बेटी के लिए वो हार गई थी। पर दिशा ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसे लग रहा था कि अभी पुलिस आएगी और ध्रुव को ले जाएगी, तब वो अपना हिसाब बराबर करेगी। दिशा ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी कि डायमंड हार्बर के बाद भी शगुन अच्छे से कैसे जी रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक रात बाद ही प्रतीक शगुन के घर आ गया था। दिशा को लग रहा था कि प्रतीक शगुन की जगह उसकी बेटी दीपा का जीवन साथी बन सकता है। तुम सिल्वी अभी भी दिशा पर नाराज नहीं थी। दिशा उसकी बड़ी बहन थी। सिल्वी की नजर में सारी परेशानी की जड़ ध्रुव था। जब से ये आया है जिंदगी में कोहराम मचा रखा है। उसने अपनी आंखें ध्रुव पर टिका दी और हाँफती रही। सिल्वी का गुस्सा उस पर हावी हो रहा था। उसने गुस्से में चीखते हुए ध्रुव से कहा, क्या तुम मेरी पूरी फैमिली को तबाह करके ही दम लोगे? क्या हम जब बर्बाद हो जाएंगे तभी तुम्हें सुकून मिलेगा? सिल्वी पुलिस को नहीं बुला सकती थी। वो या तो ध्रुव को मार दे या खुद को, तभी इस परेशानी से निजात मिल पाएगी। ये सोचकर सिल्वी लाचारगी में रोने लगी। उसके रोने चीखने की इतनी तेज आवाज थी कि पूरे घर से रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। शगुन ने जब अपनी हिम्मती माँ को रोते हुए देखा तो वो भी रोने लगी। माँ, ध्रुव का ये मतलब नहीं था। शगुन को पता था कि उसकी माँ कितनी हिम्मती थी। उसने जिंदगी की बड़ी बड़ी तकलीफों में उफ तक नहीं की थी, पर आज अगर वो रो रही थी तो इसका कारण भी शगुन थी। शगुन अपनी माँ को चुप कराना चाहती थी, पर सिल्वी को शगुन की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने शगुन का हाथ झटक दिया। उसे लग रहा था कि अगर शगुन दीपा का आधा भी कहा मान लेती तो आज ये हालात ना होते। सिल्वी जोर से चीखी, ध्रुव का मतलब ये नहीं है तो क्या है? तुम मुझे मार क्यों नहीं देती? इसके साथ ही सिल्वी रसोई से एक चाकू निकाल लाई और अपने पेट पर तान दिया। ऐसा लग रहा था मानो वो खुद को चाकू मारने वाली हो। उधर शगुन अपनी माँ को ऐसा करता देख डर गई थी। माँ, नहीं माँ, ऐसा मत करना, हम जा रहे हैं, प्लीज माँ, ये चाकू रख दो। इतना कहकर शगुन ने ध्रुव का हाथ पकड़कर कहा, चलो ध्रुव, चलो। वो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार थी, पर ध्रुव वहाँ जस का तस खड़ा रहा। वो एक टक बस सिल्वी को ही देख रहा था। उसे लगा कि सिल्वी खतरनाक थी, पर दिशा जितनी खतरनाक नहीं। आज दिशा को सबक सिखाए बिना वो यहाँ से जाने वाला नहीं था। ध्रुव को शगुन अपने साथ ले जाना चाहती थी, और ध्रुव ने जाने से इनकार करते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा। वो बेदी फैमिली में हमेशा से चले आ रहे नाटक को आज हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा था। ध्रुव ने दिशा की ओर घूर कर देखा और आगे कहा, तुम्हें थप्पड़ मारने का मतलब है कि मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ? तुम इतनी घिनौनी औरत हो कि मैं तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करूंगा। ध्रुव की बात पर सबके मुंह से एक साथ निकला, क्या? अब जाके लोगों को याद आया कि ध्रुव ने दिशा को इतना क्यों मारा था। दिशा ने ध्रुव को ठंडी आंखों से देखा और टॉन्ट भरी आवाज में कहा, देखो, उस आदमी को देखो, उसके साथ तुम्हारी बेटी सोई थी। आखिर ये है कौन? दिशा बेहूदे तरीके से बात कर रही थी, और ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। उधर दिशा को भी कुछ कुछ अंदाजा हो गया था। उसे लगा कि जल्दी से जल्दी ध्रुव को यहाँ से भगाने में ही भलाई है, इसलिए उसने पुलिस को बुलाने के लिए फोन निकाल लिया। पर तब तक ध्रुव अपने मोबाइल से किसी से बात करता हुआ बोला, उन्हें अंदर आने दो। शगुन हैरान थी। अभी जब वो ध्रुव के साथ घर आई थी तब तो उनके साथ कोई नहीं आया था। हालांकि ध्रुव के कहते ही बेदी फैमिली के दरवाजे पर कई लोग आ गए थे। सभी देखने में रिपोर्टर्स लग रहे थे। आते ही उन लोगों ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जब सिल्वी ने इतने लोगों को अंदर आते देखा तो गुस्से में बोली, तुम लोगों को अंदर आने की इजाजत किसने दी? उनमें सबसे आगे खड़े शख्स ने अपना आई कार्ड दिखाते हुए कहा, मिसेस बेदी, हम आइलैंड मीडिया से हैं। वो सभी लोग एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने आए थे। सिल्वी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने ध्रुव को घूर कर देखा मानो वो उसे वहीं खत्म कर देना चाहती हो। साथ ही उसकी नजरें शगुन से कह रही थी, देखो, उस आदमी को जिससे तुम प्यार करती हो, ये दबे हुए मामले को फिर से उखाड़ने के लिए प्रेस लेकर आया है। सिल्वी ने नाराजगी के साथ तेज आवाज में कहा, वी आर सॉरी, हम बहुत बिजी हैं, प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से। उसने किसी के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा। जब पत्रकारों ने देखा कि गार्ड उन्हें बाहर फेंकने वाले हैं तो एक पत्रकार ने तुरंत कहा, मैम,
हम यहाँ मिस बेदी का नहीं, दिशा मैडम का इंटरव्यू लेने आए हैं। ये सुनते ही सिल्वी की आंखों में हैरानी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि दिशा का इंटरव्यू, पर क्यों?